तो नमस्ते बंधु, मेरा नाम है सुदीप और स्वागत है मेरे चैनल रेसलिंग पैरेट पे। तो बंधु, आज की इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा। आज मेरे इस चैनल रेसलिंग पैरेट को एक वीक पूरे हो गए हैं। लास्ट संडे को समर स्लैम की रिव्यू वीडियो से मैंने इस चैनल की शुरुआत की थी। उस दिन से हर दिन एटलीस्ट एक वीडियो इस चैनल पे आती रही है और अगर आप लोगों का सपोर्ट सेम तरीके से रहा तो आगे भी ऐसे ही होने वाली है। तो ज़्यादा और लेट नहीं करेंगे, हम लोग शुरू करते हैं हमारी संडे स्पेशल 1 वीक एनिवर्सरी वीडियो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्मैकडाउन की ओवरनाइट व्यूअरशिप के बारे में। ये एकदम एग्जैक्ट नंबर नहीं है क्योंकि स्मैकडाउन की जो व्यूअरशिप है वो थोड़ी लेट में आती है, बट आप ये मान सकते हो कि ये आसपास ही रहने वाली है। और भाई स्मैकडाउन ने क्या जम मारा है व्यूअरशिप में, क्योंकि लास्ट वीक की जो व्यूअरशिप थी वो समर स्लैम की गो होम एडिशन थी जिसके अंदर उनको व्यूअरशिप मिली थी 2.237 मिलियन व्यूअर्स। और इस हफ्ते की बात करें तो वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और स्मैकडाउन को व्यूअरशिप मिली है 2.874 मिलियन व्यूअर्स। तो डेफिनेटली बेकी लिंच और ब्रॉक लेसनर के रिटर्न से जो हाइप बनी थी उसका फायदा स्मैकडाउन को मिला है। अब बेकी लिंच तो शो में अपीयर हुई थी, पर ब्रॉक लेसनर क्यों नहीं आ पाए शो के अंदर, उसके लिए मैंने कल चैनल पे एक वीडियो डाली थी, आप उसे जाके जरूर देखें। हम चलते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ। तो आपको याद होगा WWE में बडी मर्फी हुआ करते थे जिनको WWE ने मई मंथ के आसपास रिलीज कर दिया था। अब मर्फी को ज्यादा पुश तो नहीं मिला था WWE की मेन रोस्टर पर उनके एलिस्टर ब्लैक के साथ काफी कमाल कमाल के मैचेस हमने देखे थे। और सबसे बड़ा पुश हमें तब देखने को मिला जब उनको सेथ रॉलिंस के साथ पेयर किया गया था। उस टाइम उन लोगों की द मिस्टीरियोस के साथ स्टोरी लाइन भी चल रही थी और वे मिस्टीरियो की डॉटर अलिया के साथ उसका कैसा एंगल दिखाया जा रहा था वो तो सबको जरूर याद होगा। तो रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लीडर की तरफ से ये रिपोर्ट आ रही है कि बडी मर्फी जो है उन्होंने साइन कर लिया है कॉन्ट्रैक्ट इम्पैक्ट रेसलिंग के साथ और वो उस प्रमोशन में बडी मैथ्यूज के नाम से जाने जाएंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि उनका रियल नेम मैथ्यू एडम्स है, बट क्योंकि बडी मर्फी नाम WWE की तरफ से दिया गया है तो वो उस नाम की कॉपीराइट रखते हैं और मर्फी जो है वो इस नाम को कहीं और नहीं यूज कर सकते। अगर आप बडी मर्फी के फैन हो तो ये आपके लिए एक छोटी सी अपडेट है। अब बडी मर्फी के साथ साथ एक और बड़ा नाम है जो इम्पैक्ट रेसलिंग में जाने की बात चल रही है और वो है हमारे मॉन्स्टर अमंग मैन ब्रॉन स्ट्रोमैन। अब जैसा कि हमें पता है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन को भी WWE ने रिलीज कर दिया था बजट कट्स कह के, तो ऐसा लगता है कि अब उनको भी अपना एक न्यू होम मिल गया है और हमें ब्रॉन स्ट्रोमैन दोबारा से लोगों को तोड़ते हुए नजर आने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं करंट स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन बेकी लिंच और फॉर्मर स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन बियंका ब्लेयर के बारे में। तो नेशन वाइड अरेना जो है कोलंबस ओहायो में जो अपकमिंग एक्सट्रीम रूल्स के पेपर को होस्ट करने वाली है, उन्होंने ऑलरेडी बियंका ब्लेयर और बेकी लिंच की मैच की एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दी है। वैसे WWE ने इस मैच की अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है क्योंकि एक्सट्रीम रूल्स को होने में अभी भी एक मंथ का टाइम बाकी है, बट ये आप ऑलमोस्ट कंफर्म मान सकते हो कि एक्सट्रीम रूल्स में ये मैच जरूर होने वाला है। और क्योंकि ये एक्सट्रीम रूल्स वाली पेपर व्यू है तो हो सकता है WWE इस मैच के अंदर एक स्टिपुलेशन भी डाल दे। फिर बस आप रेडी हो जाओ इन दोनों वुमेन्स के बीच में एक कमाल का मैच देखने के लिए। वैसे इसकी टेंशन मत लेना कि ये मैच भी क्वाश होगा क्या, क्योंकि ये एक अच्छा खासा लंबा मैच जरूर होने वाला है। हमारी नेक्स्ट स्टोरी आती है द करंट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन किंग नाकामुरा के बारे में। तो मैटमैन प्रो रेसलिंग पॉडकास्ट में एंड्रू जेरियन ने कंफर्म किया है कि नाकामुरा जो है उन्होंने WWE के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन कर लिया है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कितने सालों के लिए एक्सटेंड हुआ है उसकी अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, बट इतना जरूर श्योर है कि नाकामुरा ने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड कर लिया है और वो कुछ सालों तक अभी WWE में ही काम करने वाले हैं। और इसमें तो कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता कि नाकामुरा कितने पॉपुलर और कितने अच्छे परफॉर्मर हैं, बट WWE क्या उनको कभी भी एक वर्ल्ड चैंपियनशिप देगी, उसमें एक बड़ा क्वेश्चन जरूर रहने वाला है। नेक्स्ट मैं आपको एक छोटी सी अपडेट दे देता हूँ द आइकॉनिक्स के बारे में। तो आपको याद होगा WWE में कुछ महीनों पहले आइकॉनिक्स टीम थी जिसमें बिली के और पेटन रॉयस हुआ करती थी और उन्होंने रेसलमेनिया के अंदर वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप भी जीती ही, बट उनके पुश में ब्रेक तब लग गया जब आइकॉनिक्स टीम को तोड़ दिया गया WWE के द्वारा और WWE पेटन रॉयस को एज अ सिंगल सुपरस्टार के जैसे पुश करने लगी। उससे ना ही तो कोई टीम का फायदा हुआ और ना ही पेटन रॉयस का, क्योंकि पहले बिली के रिलीज हो गई उसके बाद पेटन रॉयस रिलीज हो गई। बट अपडेट ये निकल के आ रही है कि आइकॉनिक्स टीम का नॉन कम्पीट क्लॉज WWE के साथ खत्म होने वाला है और अब वो कुछ ही दिनों के अंदर कोई दूसरे प्रमोशन के अंदर दिखने वाली है। और इतना ही नहीं, आइकॉनिक्स ने अपनी टीम का नया नाम भी अनाउंस कर दिया है जो कि वो कह रहे हैं इंस्पिरेशन। वैसे नाम तो इंस्पिरेशन है बट स्पेलिंग में 2 आई लगे हुए हैं, तो आप आगे देखते हैं इंस्पिरेशन हमें किस प्रमोशन में जाते हुए दिखती हैं।
अब आइकॉनिक्स की नॉन कम्पीट क्लॉज खत्म होने वाली है डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ, तो इसी के रिगार्डिंग अपडेट निकल के आ रही है एडम कोल के बारे में। तो रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर ने ये अपडेट दी है कि एडम कोल को कोई भी नॉन कम्पीट क्लॉज नहीं सर्व करना होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, जो कि नॉर्मली सबको सर्व करना होता है 90 डेज का। और इसका रीजन ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एडम कोल को अभी तक मेन रोस्टर में नहीं ला पाई है, और एडम कोल एनएक्सटी से रहते हुए वहीं से डब्ल्यूडब्ल्यूई लीव करने वाले हैं, क्योंकि जो आइडियली जो क्लॉज होती है वो मेन रोस्टर के आने के बाद स्टार्ट होती है, और क्योंकि एडम कोल अभी तक मेन रोस्टर में आए नहीं है तो इसके लिए उसके ऊपर कोई भी नॉन कम्पीट क्लॉज अभी तक लागू नहीं हुआ है। वैसे न्यूज ये है कि विंस मैकमैन एडम कोल को रखना चाहते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर मेन इवेंट के सुपरस्टार बहुत गिने चुने हैं, और एडम कोल एक ऐसे सुपरस्टार है जिसके अंदर बहुत कैलिबर है कि वो आगे जाकर रेसलमेनिया को भी मेन इवेंट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई एडम कोल को रोक पाती है या कोल हमें कोई दूसरे प्रमोशन में दिखते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं ड्रू मैकिंटायर और जिंदर महल के मैच के बारे में। नहीं, मैं इस साल की जो समर स्लैम में मैच हुई थी उसकी बात नहीं कर रहा। हम बात करने वाले हैं उस मैच के बारे में जो प्लान किया जा रहा था पिछले साल जब ड्रू मैकिंटायर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन थे। तो फाइटफुल सिलेक्ट से बात करते हुए मैकिंटायर ने रिवील किया है कि लास्ट ईयर जब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन थे तब डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर रही थी मैकिंटायर और जिंदर महल के बीच में एक फ्यूड फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप, बट वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाई थी क्योंकि जिंदर महल को उस टाइम हो गई थी इंजुरी और उनको अपनी नी की सर्जरी करवानी पड़ी। अब इस बार हमें जो फ्यूड देखने मिली है वो तो बहुत ही बिलो एवरेज तरीके से बुक की गई थी, बट ये फ्यूड अगर उस टाइम होती डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए और जब मैकिंटायर भी रॉक के टॉप टायर में थे तो शायद डेफिनेटली वो एक बेटर फ्यूड हो सकती थी। और अगर करेंट सिनेरियो की बात करें देन जिंदर महल के बारे में ज्यादा कोई अपडेट नहीं है कि वो अब किसके साथ अपनी फ्यूड करेंगे, बट अगर मैकिंटायर की बात करें तो डेफिनेटली उनके लिए बहुत कमाल के ओपोनेंट्स हो सकते हैं अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई सही से उनको बुक करे। क्या पता मे बी अ ड्रीम मैच विद अवर वेटेड आर सुपरस्टार एज, वो तो वक्त ही बताएगा। हम लोग चलते हैं हमारे अगले स्टोरी की तरफ और बात करते हैं हमारे मिस्टर मनी इन द बैंक बिग ई के बारे में। तो एक इंटरव्यू के दौरान बिग ई एड्रेस करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर फैक्शन वर्सेस फैक्शन स्टोरी लाइन का। बिग ई का ये कहना था कि मैं इस आइडिया के लिए हमेशा ऑन हूँ। ये जो फैक्शन वर्सेस फैक्शन की स्टोरी लाइन है और सब जो अपनी पोजीशन डब्ल्यूडब्ल्यूई में सॉलिडिफाई करने के लिए चाहत रखते हैं, ये एक बहुत अच्छा आइडिया हो सकता है। बिग ई फिर शील्ड की बात करते हैं कि कैसे शील्ड की वो हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं और कैसे शील्ड हमेशा ही डब्ल्यूडब्ल्यूई की टॉप टीमों में गिनी जाएगी। और फिर वो कहते हैं कि हाँ हमने मतलब न्यू डे ने शील्ड के साथ मैच भी किया है सर्वाइवर सीरीज के अंदर, बट करेंटली रोमन और पॉल हेमन जो कर रहे हैं और अगर हम वो ब्लड लाइन वाली टीम के साथ काम करें तो हम सबको एक कमाल की फ्यूड देखने को मिल सकती है। और फिर वो यही कह के एंड करते हैं कि सामने ड्राफ्ट आने वाली है तो ये फ्यूड बिल्ड करने के लिए बहुत रास्ते ओपन हो जाते हैं। अब बिगी ने तो अपनी इच्छा जाहिर कर दी कि वो ब्लड लाइन के साथ फ्यूड करना चाहते हैं, बट क्या रोमन रेन इस पे एग्री करेंगे और क्या आप इस फ्यूड को देखना चाहोगे? मुझे कमेंट करके आप जरूर बताना। हम लोग चलते हैं हमारे फाइनल स्टोरी की तरफ जो कि जुड़ी हुई है रिडल और हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बारे में। तो ऐसा लगता है कि भले ही क्यों ना हम सब और रेसलिंग इंडस्ट्री रोमन रेंस के काम को एक्नॉलेज कर रहे हैं, बट हमारे वन हाफ ऑफ रॉ टैग टीम चैंपियंस रिडल रोमन से अलग। तो रिडल का बेसिकली ये कहना होता है कि देखो मैं रोमन की डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, बट रोमन जो ये कमेंट्स करते रहते हैं एक्नॉलेज मी या आई मूव द निडल, वो बिल्कुल गलत है। और ये कह के उन्होंने फिर रोमन के ऊपर कुछ बड़े बड़े शॉट्स भी लिए। रिडल ने ये कहा कि यू आर रिलेटेड टू द रॉक और वही वो रीजन है कि तुम आज उस पोजीशन पे हो। तुम एक सेकंड जनरेशन सुपरस्टार हो और मैं एक फर्स्ट जनरेशन सुपरस्टार हूँ और मैं तुम्हें कभी भी एक रियल फाइट में हरा सकता हूँ। और उसके बाद वो आरके ब्रो के बारे में बात कर रहे होते हैं कि आरके ब्रो मर्ज सेल्स में कितने आगे हैं सबसे, और आरके ब्रो वो टीम है एक्चुअली जिसने नीडल को एक्चुअली मूव किया है और ना ही कि रोमन रेंस। बट लास्ट में वो ये बोल के चुप हो जाते हैं कि देखो मैं कोई प्रॉब्लम में नहीं पड़ना चाहता, वो जो भी कर रहा है बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम मैंने जो भी ऊपर बातें कही हैं वो सारी बातें सच हैं। अब हमारे रिडल ब्रो ने ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट करने वाली बात बोल दी है रोमन रेंस के बारे में, और रिडल की बातें सुनकर ऐसा नहीं लगता कि वो ये सब इसलिए बोल रहे हैं कि वो एक बेबी फेस सुपरस्टार है और रोमन एक हील सुपरस्टार है। बट रिडल ने जो भी बोला है हमारे ट्राइबल चीफ उसका रिप्लाई देते हैं या नहीं, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। वैसे आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि रिडल की कितनी बातें आप लोगों को सही लगती है। तो आज की ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। उसके साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी हर न्यूज़, इवेंट्स और अपडेट्स की जानकारी इस चैनल पर मिलती रहे। तो ठीक है बंधु, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।